उन्होंने धर्म बदला है, जिन्होंने धर्म बदला है उनको शर्म आनी चाहिए। वो अपने बाप दादा के मुख पर थूक रहे हैं। आज जितने मुसलमान नहीं थे इस देश के अंदर, उससे 10 गुनी ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी आ गई। ये वो मुसलमान हैं जिनके माँ बाप हिंदू थे, शर्म आनी चाहिए इनको। इनके माँ बाप को मुसलमानों अंग्रेज औरंगजेब ने काट काट के फेंका, इनको मुसलमान बनाया। आज सुप्रीम कोर्ट को अपनी मसल दिखाने के लिए आए हैं मुसलमान यहाँ पे कि देखो हम मुसलमान हैं। अगर तुम या तो कल या नेक्स्ट डेट पे ये पिटीशन एक ही पॉइंट पे डिसमिस होगी और आपकी प्रॉपर्टी अगर नहीं है देन यू आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। आपको कम से कम 15 साल की सजा होनी चाहिए विद कॉस्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये सारी पिटीशनें डिसमिस होंगी कल भी हो सकती है, कल ही होंगी डिसमिस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में केवल इंडिविजुअल को राइट है कि उसका अगर कोई फंडामेंटल राइट खत्म हो रहा है तो उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी ना तो कोई फंडामेंटल राइट है और न ही कोई ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का केस है। ये एक संपत्ति का झगड़ा है जो कि कुछ मुसलमान के जो ठेकेदार बने हुए हैं उन लोगों ने अपने कब्जे में रखी हुई है। इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं और इसको यूज कर रहे हैं पिछले कई सालों से। 1700 से पहले, अंग्रेजों से पहले वक्फ नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। यहाँ तक कि अंग्रेजों के टाइम में भी 1720 के बाद में वक्फ प्रॉपर्टी का नाम सामने आया कि ये प्रॉपर्टी हम समाज में लोगों के लिए इसको यूज करेंगे, इसलिए इसको वक्फ कर दिया जाए। जो पैसे वाले लोग होते थे वो अपनी संपत्ति देते थे, पैसा देते थे, ज़मीन खरीद के देते थे, भाई लोगों के सुधार के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए आप काम करें। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले एक यहूदी ने इन्हीं मुसलमानों के जो पहले धर्मगुरु हैं जो पैदा हुए थे उनको 7 लाख रुपया दिया था उस समय, और ये कहा था कि इससे ये जितनी ज़मीन मेरी है इसको आप लोगों की भलाई के लिए उपयोग करें। लेने वाला मुसलमान नहीं था और देने वाला मुसलमान नहीं था। तो सबसे पहले गुरु थे धर्मगुरु मुसलमानों के। उनसे पहले उनके जो परिवार था वो मुसलमान परिवार नहीं था, वो हिंदू परिवार था। आप देखिए, आपको सब जगह इसके निर्णय मिल जाएंगे और इसके तथ्य मिल जाएंगे। यहूदी था वो, यहूदी हिंदू जो भी व्यक्ति हो, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे। तो जब एक यहूदी ने संपत्ति दी थी लोगों की भलाई के लिए, तो वो संपत्ति कैसे वक्फ प्रॉपर्टी हो गई? अब ये जो केस है चल रहा है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जो पाकिस्तान चले गए परिवार, मुसलमान बादशाहों ने जो मस्जिदों को दी थी या दूसरी चीज़ों को दी थी, वो सब वक्फ प्रॉपर्टी है। डिस्प्यूट भी इसका बड़ा मुश्किल होता है, कोर्ट में भी इसको चैलेंज नहीं किया जाता। देखो, कोई डिस्प्यूट नहीं है, बहुत साफ है। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं, अगर उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी किसी ने किसी को भी दी है, चाहे वो प्रॉपर्टी मुसलमान को दी गई है, चाहे मुसलमान की किसी वक्फ नाम की किसी संस्था को दी गई है, किसी सोसाइटी को दी गई है, वो डॉक्यूमेंट सामने लाएं, वो प्रॉपर्टी का उपयोग करें और उसी तरह उपयोग करें जो डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है। लेकिन आप किसी भी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को उंगली रख कर के ये नहीं कह सकते भाई ये तो मेरी वक्फ, हमारी प्रॉपर्टी है मुसलमानों की, इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, अब इसको हम अपनी मर्जी से यूज करेंगे। आप होते कौन हैं? हु आर यू? आप हैं कौन? वक्फ प्रॉपर्टी, आप मुसलमान होने के बावजूद भी वक्फ के ठेकेदार नहीं हो सकते। वक्फ का मतलब ये है दान। दान के लिए जो समाज के हित के लिए जो संपत्ति दी जाती है उसको वक्फ कहा जाता था। आप पढ़िए 1990 का जो एक्ट है उसमें वक्फ की आपकी डेफिनेशन दी हुई है, बाकायदा साफ दी हुई है। आज जो ठेकेदार बन के बैठे हैं, लाखों करोड़ों की जमीन और संपत्ति अपने कब्जे में करके उसका पैसा खा रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं और उसके लिए लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं, उसके ठेकेदार बन रहे हैं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आम लोगों की प्रॉपर्टी है जो इन्होंने छीन ली है लोगों से। उनमें न केवल हिंदू हैं बल्कि मुसलमान भी हैं। इन्होंने मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीनी है, हिंदुओं की प्रॉपर्टी छीनी है, उन प्रॉपर्टियों को कब्जा किया है जो कि सरकारी प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है। क्योंकि वोटों की राजनीति चलती है इस देश में, इसलिए कोई विरोध नहीं करता था। आज पहली बार ये राजनीति सामने खुल के समाप्त हुई है और ये स्पष्ट किया गया कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है और डॉक्यूमेंट के द्वारा कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई, क्यों कानून के हिसाब से आप जो डॉक्यूमेंट एक्ट है
जो हमारे यहाँ प्रॉपर्टी एक्ट है, उस प्रॉपर्टी एक्ट को आप मना नहीं कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। जब तक कोई प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ट्रांसफर नहीं होती एक आदमी के द्वारा दूसरे को, तब तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं मानी जाती। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आई, तो आप उसके ऊपर इलीगल काबिज है, यू आर लायबल फॉर द प्रोसिक्यूशन, आपको सजा होनी जरूरी है उसके ऊपर। आप सजा की बात करें, वक्फ बोर्ड कह रहे हैं कि पुरानी संपत्तियों के कागज नहीं है हमारे पास। आपके पास कागज नहीं तो आपकी जिम्मेदारी है, ये तो हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी जो संपत्ति के ऊपर बैठा हुआ ये कहने के लिए कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमें वक्फ में मिली है, किसने दी है, प्रूफ तो करेगा। हिंदू है तो हिंदू के परिवार को मिलती है, हिंदू के द्वारा। तो हिंदू तो हमारे यहाँ सनातन धर्म है शुरू से, उनको प्रूव करने की आवश्यकता ही नहीं है। उनके जो मंदिर हैं, मंदिरों के नाम पर प्रॉपर्टी है बाकायदा। साउथ में जितने भी टेम्पल हैं सब जगह सारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, सारी की सारी रजिस्टर्ड। बहुत सारी संपत्ति वकील साहब वो थी जो पाकिस्तान चले गए थे मुस्लिम, तो उनकी संपत्ति भी वक्फ को चली गई, उनके डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं, ये गलत बात है, उनकी कोई संपत्ति वक्फ को नहीं गई। पाकिस्तान जो मुसलमान चले गए उनको पाकिस्तान में उन हिंदुओं की प्रॉपर्टी मिल गई जो पाकिस्तान से छोड़ करके इंडिया में आई। तो पाकिस्तान से छोड़ के जो इंडिया में आए हिंदू, उनको तो यहाँ पे ज़मीन नहीं मिली, उनकी जो ज़मीन थी वो वहाँ पे मुसलमानों को दे दी गई। तो यहाँ पे आज के टाइम में तो इन मुसलमानों के पास कोई ज़मीन होनी ही नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी तो सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी पाकिस्तान में जा चुकी थी। और यहाँ अगर जो प्रॉपर्टी उन्होंने छोड़ी थी वो प्रॉपर्टी हिंदुओं को मिलनी चाहिए थी, जिनकी प्रॉपर्टी मुसलमानों ने वहाँ पाकिस्तान में ली है। तो आखिर ये प्रॉपर्टी इनके पास कैसे मान ली जाएगी? इनकी एक भी प्रॉपर्टी मुसलमानों की नहीं है यहाँ पे भारत के अंदर। ये 1947 में स्पष्ट हो गया था। या तो आप इंडिया में रहिए या पाकिस्तान में रहिए। जो इंडिया में रहना चाहें खुशी से इंडिया में रहिए। तो इंडिया में यहाँ रहने वाले बहुत थे मुसलमान थे जिन्होंने कहा नहीं जी हम इंडिया में ठीक रहें। उन्होंने कोई वक्फ क्लेम नहीं किया, उन्होंने कोई मस्जिद नहीं बनाई, उन्होंने कोई दरगाह नहीं बनाई, उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया। झगड़ा किया इन मुसलमानों के ठेकेदारों ने। इन्होंने 97 में कांग्रेसियों को अपने साथ में लेकर के एक्ट बनवाया और हजारों लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टियों को इन्होंने वक्फ के नाम पे अपने कब्जे में कर लिया। इनके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो डॉक्यूमेंट प्रूव कर दे कि इनको कोई भी प्रॉपर्टी किसी मुसलमान ने भी आपके वक्फ के नाम पे दी हो इनको। तो जब मुसलमान ने भी वक्फ के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं दी है तो मुसलमान अगर मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को जाएगी, किसी वक्फ प्रॉपर्टी को नहीं जाएगी। तो वक्फ एक ट्रस्ट है, वक्फ कोई गवर्नमेंट नहीं है, वक्फ एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट का सर ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा दीनी मामला है, मुसलमानों का अपना मजहबी मामला है, इसमें सरकार इंटरफेयर कर रही है जो स्वीकार नहीं है। किसने मना किया? तुम्हारा मजहबी मामला है, आप खूब मज़े से आपके पूजा आप इबादत कीजिए, आप रोज़ा रखिए, आप नमाज पढ़िए, कोई मना नहीं करता। आप अपने बच्चों को नमाज पढ़वाइए, कोई मना नहीं करता। आज तक मैंने तो नहीं देखा अपने 50-60 साल की लाइफ में कि कोई भी हिंदू कोई मुसलमान आपके नमाज पढ़ रहा हो तो उसको जा कर के डिस्टर्ब किया हो, बल्कि उल्टा हम लोग नमाजियों को पानी पिलाते हैं। हमारे यहाँ तो मुसलमान नाम की कोई चीज़ ही नहीं, हमारे यहाँ तो इंसान नाम की चीज़ है। इन इंसानों में कुछ पिशाचों ने जो मुसलमान के नाम पर जिन्होंने हमारे देश की ज़मीनों को हड़पा है और हड़प करके यहाँ गुंडागर्दी फैलाई है और लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, उनको कौन सज़ा देगा? उसको सज़ा देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है, क्योंकि गवर्नमेंट ही ताकतवर होती है। गवर्नमेंट के पास ये नियम होता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी संपत्ति इलीगली अपने हाथ में रखता है तो उससे वो जब संपत्ति ली जानी चाहिए, उसको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। आज कोई आपकी संपत्ति आपको घर को कब्जा कर ले, बैठ जाए, आप बम्बई में काम कर रहे हैं, लौट के आ रहे हैं, हाँ इन्होंने तो मेरी संपत्ति कब्जा कर ली, 20 साल बाद लौट के आए, तो आप क्या करेंगे? आप पुलिस के पास जाएंगे, अपने कागजात दिखाएंगे, पुलिस उनसे पूछे भाई तू इस संपत्ति में कैसे ला, तेरे पास क्या कागज़ है? वो अपना कागज़ दिखाएगा, जिसके कागज़ सही होंगे कोर्ट उसको संपत्ति दे देगी। सीधा सा नियम है। इसमें झगड़ा किस बात का? झगड़ा उन गुंडों का है, झगड़ा उन नेताओं का है, झगड़ा उस ग्रुप का है जो वक्फ के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे करोड़ों एकड़ अरबों की प्रॉपर्टी खाना चाहते हैं और खा रहे हैं। लाखों की प्रॉपर्टियों के ऊपर करोड़ों का किराया खा रहे हैं, उन संपत्तियों को बेच रहे हैं और उसके ठेकेदार बने हुए हैं वक्फ एक्ट के नाम पे। उनको वक्फ एक्ट का मालिक किसने बनाया? उस ज़मीन का मालिक वो कैसे बन गए जबकि उस ज़मीन का कागजात नहीं उनके पास में? ये कहते हैं जिस ज़मीन पे हाथ रख देंगे वही हमारी संपत्ति हो गई। फिर तो एक अराजकता होगी, पर एक ऐसी स्थिति आएगी, भगवान न करे वो दिन आए कि जिस ज़मीन पे आप हाथ रखने जाएं वहीं पे 4 लोग खड़े हों, तुम्हारा गर्दन काट दें, कहें कि ये ज़मीन हमारी है, तुम कैसे इसमें हाथ रखने जा रहे हो?
गलत बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो। इस देश में कानून बाद में है, उससे पहले सच्चाई होती है सामने। सच्चाई यह है कि इस कानून को आपको मानना पड़ेगा। जो कानून अंग्रेजों के समय से चलता चला आ रहा है, जो कानून हिंदुओं के समय से चलता चला आ रहा है, जो कानून मुसलमानों के टाइम से चलता चला आ रहा है, वो आपको मानना पड़ेगा। औरंगजेब भी मरा तो उसने केवल अपने लिए एक कब्र की जगह रखी, अपने बॉडी को दफनाने के लिए। उसने भी अपने नाम की एक भी मस्जिद नहीं बनाई। पूरे दिल्ली में औरंगजेब की एक भी मस्जिद नहीं है। लेकिन ये आज के मुसलमान हैं, ये वो मुसलमान हैं जिनके माँ बाप हिंदू थे। शर्म आनी चाहिए इनको। इनके माँ बाप को मुसलमानों अंग्रेज औरंगजेब ने काट काट के फेंका, इनको मुसलमान बनाया। यही मुसलमान अपने बाप दादों के मुख पे थूक रहे हैं और उन जमीनों को, उन मंदिरों को, उन स्थानों को जो कि हिंदुओं के, उसको मस्जिद कह रहे हैं बिना किसी कागज के। मैं फिर कहता हूं, अगर आपके पास कागज है, अगर आपके पास कोई शिलालेख है, अगर आपके पास कोई ताम्रपत्र है तो दिखाइए और जमीन ले जाइए, और अगर नहीं है तो सजा भुगतिए। बात तो ठीक है वकील साहब, लेकिन ये क्योंकि 1995 में भी कांग्रेस सरकार लाई थी, बहुत सारी ताकत वक्फ बोर्ड को दे दी थी, उसके बाद ये सारा फिर अब लफड़ा था जिस पर विवाद हुआ। गांव के गांव वक्फ ने दावा ठोक दिया कि हमारा है। मंदिरों पर हाई कोर्ट इलाहाबाद की ज़मीन पर दावा ठोक दिया कि हमारी ज़मीन पर। जो अभी जो प्रयागराज में जो कुंभ हुआ था, वहाँ की ज़मीन पर भी दावा ठोक दिया। तो इसी के बाद ये सारी चीज़ें बढ़ी है। फिर तो मैं एक बात कहूँगा, हमने 1947 में देश के हिस्से कर दिए थे। मैंने नहीं किए थे, आप लोगों ने किए थे, इन मुसलमानों ने किए थे। उन्होंने कहा था हमें हमारा देश दे दीजिए, हमें देश में हिस्सा दे दीजिए। 1947 में एक देश बना था पाकिस्तान। उस समय इनको जाना चाहिए था, ये नहीं गए। उस समय पाकिस्तान बनने के बाद में इस देश की 1 इंच जमीन के ऊपर भी मुसलमानों का रहने का कोई लीगल अधिकार नहीं रह गया। नहीं, वो नहीं है, वो तो देश सबका है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान, ये लोकतंत्र है। नहीं, ये लोकतंत्र है। ये देश उनका है जो इस देश को अपना देश मानते हैं। ये देश उन लोगों का नहीं है जो अपने आप को मुसलमान मानते हैं और पाकिस्तान का मुसलमान मानते हैं, और यहाँ की जो ज़मीन है, जो यहाँ के देश के लोगों की ज़मीन है, उस ज़मीन को मुसलमानों की ज़मीन मानते हैं। जबकि मुसलमान आए कहाँ से, आप बताइए मेरे को, कहाँ से आए मुसलमान? क्या ये मुसलमान अरब से आए ना? अपने जाएं अरब में जाकर के रहें। नहीं तो यहाँ के मुसलमान हैं जो यहाँ बदले हैं, जो इनके बाप दादा यहाँ पर मिट्टी में दफन है। तो यहाँ पे मिट्टी में दफन है तो वो हमारी ज़मीन क्यों छीनने पे तुले हुए हैं? मिट्टी में वो हमारी मिट्टी है, इनकी मिट्टी नहीं है। जिस मिट्टी में दफन है वो हमारे पूर्वजों की मिट्टी है, हमारे देश की पूर्वज भी तो भाई उन्होंने धर्म ही तो बदला है। पूर्वज तो एक करेक्ट, उन्होंने धर्म ही बदला है तो उनको शर्म आनी चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, उन्होंने धर्म बदला है, जिन्होंने धर्म बदला है उनको शर्म आनी चाहिए। वो अपने बाप दादा के मुख पर थूक रहे हैं आज। वो अपने बाप दादाओं की संपत्ति को, बाप दादाओं के उनका व्यक्तिगत चॉइस है ना, तो व्यक्तिगत चॉइस रखें, कोई मना नहीं करता। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जिनकी जमीन है, जिनकी संपत्ति है, उसको जबरदस्ती कैसे हड़प सकते हैं कह करके कि हमारे बाप दादा ने जमीन रखी, पाम रखी। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन को सरकार हड़पना चाहती है। उनकी जमीन कहाँ से आई? वो तो यहाँ थे ही नहीं। उनकी जमीन कहाँ से आई? जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी वक्फ कर दी, वक्फ को दान कर दी। मुसलमानों के पास वो जमीन कहाँ से आई है बता देंगे आप? किस मुसलमान के कौन सा मुसलमान जमीन लेके आया था अफगानिस्तान से? कौन सा मुसलमान जमीन लेके आया था पाकिस्तान से? कौन सा मुसलमान जमीन लेके आया था अपने अरब से? बताएं आप। ये अरब से आए हुए मुसलमान हैं या इस देश के हिंदुओं की औलादें हैं? अगर हिंदुओं की औलादें हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसी बात नहीं कर सकते, वो व्यक्तिगत मामला है, उनका व्यक्तिगत मामला नहीं, क्योंकि ये अपने ही पूर्वजों की जमीन के ऊपर थूक रहे हैं। आज अपने ही पूर्वजों की जमीन को कह रहे हैं ये तो मुसलमानों की जमीन है। अब कोर्ट में क्या होगा? कोर्ट में इसका क्या होना है? कोर्ट में इसकी 2 ही चीज होनी है। हमारे चीफ जस्टिस के साथ जो बेंच है, दे आर वेरी विजडम। सबसे पहले तो ये पिटीशन एडमिट ही नहीं होंगी, क्योंकि नहीं एडमिट तो होगी, चलो वो सुनवाई तो नहीं, क्यों एडमिट नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये प्रॉपर्टी झगड़ा है, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 एक आदमी अपने फंडामेंटल राइट के लिए जा सकता है।
अगर इसमें कोई व्यक्ति जाता सुप्रीम कोर्ट में कह करके साहब मैं मुसलमान हूँ लेकिन मेरे को मस्जिद में जाके पूजा उनका धार्मिक अधिकार नहीं, के नहीं, नहीं, मेरे को मस्जिद में पाठ करने नहीं दिया जा रहा है और इसके ऊपर ऑर्डर करें पुलिस को कि मेरे को मस्जिद में जाने से नहीं रोके, करेक्ट। लेकिन अगर कोई मुसलमान ये कहता है साहब ये ज़मीन हमारी है और इस ज़मीन पर मैं वो करूँगा, रहूँगा, इस ज़मीन को किराए पे दूंगा, तो ये उसका फंडामेंटल राइट नहीं हुआ, ये उसका ज़मीन का झगड़ा हो गया। ज़मीन का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं डिसाइड करा सकते, उसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना होगा। आप कहते हैं ज़मीन मुसलमानों की है, मंजूर हमें, आप सिविल कोर्ट में जाइए, प्रूफ कीजिए, डॉक्यूमेंट फाइल कीजिए, प्रूफ कीजिए, अपने शिलालेख दिखाइए, प्रूफ कीजिए, अपने ताम्रपत्र दिखाइए। नहीं, ये तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है तो केंद्र सरकार जो कानून लाई उसके खिलाफ गए ना, ये तो कानून के खिलाफ। सरकार जो कानून लेके आई है वो कानून सिर्फ एक बात का कानून है, उसके अंदर एक लाइन में मैं बताता हूँ। केंद्र सरकार का कहना है अगर आपके पास ज़मीन बाकायदा लीगली ट्रांसफ़र की गई है तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, और जो संपत्ति लीगली ट्रांसफ़र नहीं है वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। क्या गलत है? अगर आपके पास वक्फ प्रॉपर्टी में आपके पास डॉक्यूमेंट हैं कि वो डॉक्यूमेंट मिस्टर मोहम्मद अली ने या नवाज अली ने आपको ट्रांसफ़र किए, क्योंकि नवाज अली मोहम्मद अली ज़मीन के मालिक थे और उन्होंने अपने मालिकाना हक़ के कागजात दिखाए हैं कि उनके पास संपत्ति कैसे आई और वो वैलिड है और उनका ट्रांसफ़र वैलिड है, रजिस्टर्ड है, दोनों ही डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, तीनों डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है। पीढ़ी के हिसाब से देखे जाएंगे, जब झगड़े होते हैं तो देखा जाता है शुरू में किसके पेपर थे। अगर आप डॉक्यूमेंट प्रूव करते हैं हाँ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं, सारे वैलिड हैं, तो वैलिड है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अंग्रेजों का शासन था 200-300 वर्षों से। नहीं वो तो चलो ठीक है, लेकिन अब जब केंद्र सरकार के कानून पर ये तमाम याचिका सरकार का यही कानून है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्या टिकेगा कितना सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि संसद से बनाया गया है, राष्ट्रपति से साइन है, पूरा फॉर्मेलिटीज इसमें हुई है, तो कितना सुप्रीम कोर्ट कितना क्या इसको बदल सकता है, रद्द कर सकता है, क्या होगा? देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ 99% आई एम श्योर, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ 1% के लिए, 99% आई एम श्योर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुडिशियल अधिकार नहीं बनता कि प्रॉपर्टी राइट को डिसाइड करें अंडर आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 केवल फंडामेंटल राइट के लिए ही देखा जाता है, फंडामेंटल राइट ये तो ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार कानून बनाई है, संसद का काम ही कानून बनाना है, सरकार तो वो तो अपना काम कर रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की बेंच इसको रद्द कर सकती है, इस कानून को? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बेंच कानून को तभी रद्द कर सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। अब इस कानून से फंडामेंटल राइट वोलेंस हो रहा है। ये कानून तो फंडामेंटल राइट का है ही नहीं, ये कानून तो अवैध कब्जे के अगेंस्ट में है। ये बहुत बारीक चीज, ये आपने जो बताया ना कि ये फंडामेंटल राइट का है ही नहीं, ये तो प्रॉपर्टी का मामला है। प्रॉपर्टी जबरदस्ती कब्जा करके रखी है। 1997 में नरसिंह राव के टाइम पे एक कानून बनवा लिया था, जिस प्रॉपर्टी उंगली रख देंगे वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिर अगर ये चीज का निर्णय भी वक्फ के लोग करेंगे कि हाँ हमारी प्रॉपर्टी है कि नहीं है, और एक कॉमन सा जो मजिस्ट्रेट होगा और जो मजिस्ट्रेट को जा ही नहीं सकते वो 99 में तो नहीं, एक कॉमन सा जो मजिस्ट्रेट है वो उस प्रॉपर्टी में लिख के दे देगा कि हाँ भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी है, खत्म, चाहे भले वो हिंदुओं की प्रॉपर्टी हो। ये 1990 की का जो नियम बनाया गया 95 का जो भी नियम है तो टोटली इलीगल है। जब आप ये देखने जाएंगे कि ये संपत्ति का झगड़ा कब से है, ये संपत्ति का झगड़ा 1995 से नहीं है, संपत्ति की बुनियाद 1900 की भी नहीं है, संपत्ति की बुनियाद 1830 से है। 1830 में अंग्रेजों ने स्पष्ट किया था पूरे देश में जितनी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों का रख रखाव वहाँ के लोग करेंगे। 1863 वाला जो 1810 में 1863 में अधिकार दिया था अंग्रेजों ने। 1863 के अधिकार के बाद में 1910 में ये अधिकार दिया कि जो संपत्ति आप अपने धर्म अपने मुसलमान 1913 में आप उन्होंने अधिकार दिया कि भाई ठीक है, आप कहते हो आप हिंदू नहीं हो मुसलमान हो तो आप अपनी संपत्ति को मुसलमान के नाम पे ट्रांसफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लीगल होनी चाहिए। ट्रांसफर कैसे करेंगे? लीगली करेंगे। ये नहीं कि किसी भी संपत्ति पे उंगली रख दे बोल दे ये तो हमारी संपत्ति। यही हो रहा है और ये सबसे ज्यादा हो रहा है कांग्रेस के टाइम से। 1995 में कांग्रेस एक कानून बना दिया और तब से
ये मुसलमानों ज्यादा ने- बढ़ गया। तब से मुसलमानों ने हर प्रॉपर्टी पे हाथ रखना चालू कर दिया, कह दिया ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी, ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है। करोड़ों अरबों की वक्फ प्रॉपर्टी आ गई। जितने मुसलमान नहीं थे इस देश के अंदर, उससे 10 गुनी ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी आ गई। आखिर कहाँ से आ जाएगी भाई? 80% मुसलमान तो पाकिस्तान चले गए थे, मुश्किल से 10% मुसलमान यहाँ छूटे थे। वो 10% मुसलमान, उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि प्रॉपर्टी हमारी है। क्लेम करने वाले ये मुसलमानों के गुंडे हैं लोकल, जो मुसलमान कहते हैं अपने आप को। ये मुसलमान तो नहीं, है ही नेता नहीं। हैं उनके। नहीं, ये मुसलमान है ही नहीं, ये तो गुंडे हैं जो कि मुसलमानों के नाम पे संपत्ति को हड़प रहे हैं, उस संपत्ति को यूज कर रहे हैं, उसकी संपत्ति को खा रहे हैं, उसकी आमदनी खा रहे एमपी हैं। हैं, विधायक हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आप कह रहे तो हैं। यही तो गुंडागर्दी कर करके एमपी और विधायक बने हैं। एक कॉमन आदमी कहाँ लड़ने जाता है इलेक्शन? एक कॉमन आदमी कहता नहीं भाई मुझे झगड़े से दूर रहना है। आप देखिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं कि ये मामला प्रॉपर्टी का है और प्रॉपर्टी का मामला फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अगर इसको सुनेगा, बहस सुनेगी, तो ये चीजें तो सरकार के पक्ष में जानी है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसको सुन ही नहीं सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट न होने के बावजूद भी अगर इस मैटर को सुना, तो इस सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की अवमानना होगी, और इससे एक बहुत बड़ा भयंकर विवाद फैलेगा जिसको सुप्रीम कोर्ट आने वाले टाइम में कभी खत्म नहीं कर पाएगी। धन्यवाद वकील साहब। ये थे ML शर्मा जी, जो बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। ये कह रहे थे कि कानून संसद के थ्रू, पूरे प्रोसेस के थ्रू पास किया गया है और फंडामेंटल राइट को नहीं जो है ये छेड़ रहा है। ये तो प्रॉपर्टी का मामला है। साफ कहा गया कि प्रॉपर्टी अगर लीगल है, ठीक तरीके से अगर ट्रांसफ़र की गई तो उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन गलत तरीके से अगर क्लेम की गई है तो वो तो गलत है। नहीं, अब संक्षिप्त में मैं आपको बोल दूं, प्रॉपर्टी का झगड़ा केवल एक ही पॉइंट से डिसाइड होता है। जितने भी केस चल रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, प्रॉपर्टी के पीछे एक ही आधार होता है, क्या ये प्रॉपर्टी आपके पास रजिस्टर्ड डीड के द्वारा आई है कि नहीं आई है। अगर रजिस्टर्ड डीड के द्वारा आई है तो आप मालिक हैं, नहीं तो ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। फिर प्रॉपर्टी या तो गवर्नमेंट की होगी या जिसके विरुद्ध आप लड़ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो ये जितनी वक्त प्रॉपर्टी है, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के द्वारा नहीं है। ये सब जबरदस्ती कब्जा की गई है और आज भी कब्जा कर रहे हैं ये। और ये गुंडागर्दी के द्वारा इन्होंने पॉलिटिकल अफेयर दिखाया है, दिखा कर मसल दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को अपनी मसल दिखाने के लिए आए हैं मुसलमान यहाँ पे कि देखो हम मुसलमान हैं, अगर तुमने हमारे पक्ष में निर्णय नहीं दिया तो हम ये कर देंगे, हम आग लगा देंगे। बंगाल में आगजनी हो रही है, दंगा फैल रहा है, बिहार में दंगा फैल रहा है, चारों तरफ आगजनी दंगा हो रहा है। किस लिए हो रहा है? क्या इस देश में कानून राज करेगा? क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कानून के अनुसार चलेगा, या इस देश में दंगे और दंगाइयों के द्वारा दंगा करके जबरदस्ती लोगों की संपत्ति छीन करके उसे वक्फ में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी? आखिर क्या होगा, ये निर्णय तो कल मालूम पड़ेगा आपको। और मेरा कहना बहुत साफ है, फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, कल या नेक्स्ट डेट पे ये पिटीशन एक ही पॉइंट पे डिसमिस होगी कि जितना डिस्प्यूट है वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, कोई रिलीजियस डिस्प्यूट नहीं है। और प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के लिए केवल एक ही फॉर्म है, वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे निचली फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला अदालत में जाइए, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट सामने रखिए और सिद्ध कीजिए ये प्रॉपर्टी आपके पास बाकायदा डॉक्यूमेंट के द्वारा, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बाद ट्रांसफ़र हुई है, तो ये आपकी है, नहीं तो ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। और आपकी प्रॉपर्टी अगर नहीं है, देन यू आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। आपको कम से कम 15 साल की सजा होनी चाहिए विद कॉस्ट। बहुत महत्वपूर्ण बात की तोड़ कर दिया। जो कहना था, एक बात इन्होंने कह दी कि भैया ये मामला प्रॉपर्टी का है, ये किसी के धार्मिक अधिकारों का मामला है ही नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की जो बहस सुन रही है वो विद्वान पीठ है, और उसको सुनने के बाद, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगता नहीं है, ना वकील साहब को लगता है कि इसमें कुछ होना है। संविधान सम्मत कानून बना है जिसको सरकार प्रोसीड करेगी, जिसको सरकार लागू करेगी। आप तो हम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए ताकि उन तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे जो इसके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, उन तमाम जो पिटिशनर तक पहुंचे जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।